तो आज का रविवार के अंतर्गत लिया जाने वाला साइंस का प्रमुख टॉपिक का नाम है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता का खोज 1896 ईस्वी में बैकुरल ने किया था, जिसके लिए इन्हें 1903 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 83 या 83 से अधिक होती है, उसकी परमाणु के नाभिक अस्थायी होते हैं। अतः ऐसे तत्व अपने परमाणु को अस्थायी बनाने के लिए निरंतर कुछ अदृश्य किरणें छोड़ते रहती हैं, और इन्हीं अदृश्य किरणों को हम लोग रेडियो एक्टिविटी किरणें कहते हैं। और इस घटना को रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी किरणों को 3 भागों में बांटा: अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। देखो, तीनों किरणों का सामान्य गुण क्या होता है? तीनों किरणों का सबसे सामान्य गुण यह होता है कि तीनों ही किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अदृश्य होती है, और जितने भी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, यह एक प्रकार का विकिरण उत्पन्न करती हैं। और जितने भी किरणें या तरंगे विकिरण उत्पन्न करती हैं, वो मानवों के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं, क्योंकि इससे कैंसर जैसे घातक रोग भी हो सकते हैं। तो चलिए आज विचार करते हैं गुणों के बारे में, अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले हम अल्फा, देखो वैसे तत्व जो अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें छोड़ते हैं ना, रेडियो एक्टिविटी किरणें छोड़ते हैं, वैसे पदार्थों को हम लोग रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, या रेडियो एक्टिविटी क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो रेडियो कुछ प्रमुख रेडियो एक्टिविटी पदार्थ हैं, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ठीक है, थोरियम है, याद रखिएगा, रेडियम है और स्टैटिन है, एक चीज और आप लोग अगर याद रखें कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और एक ट्रिटियम है। तो आप लोग ट्रिटियम को भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, रेडियम तो जानते हैं, लेकिन 2 तत्व और याद रखना है, एक स्टैटिन और दूसरा क्या है? ट्रिटियम। तो चलो अब हम अल्फा किरणों के मुख्य गुण के बारे में पढ़ते हैं। अल्फा किरण आप जान रहे हैं कि एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, कंफर्म हो गया है। अल्फा किरण अदृश्य होती है। अल्फा किरण पर धन आवेश होता है, यानी अल्फा किरणें धन आवेशित होती है। और अल्फा किरण द्वि आयनिक हीलियम अणुओं का बनी होती है। द्वि आयनिक हीलियम अणु का मतलब होता है, द्वि आयनिक हीलियम अणु का मतलब होता है ना कि अगर कोई रेडियो एक्टिविटी, मान लो कि यूरेनियम समझाने के लिए दे रहे हैं 92 है और 235 में दे रहा हूँ, कंफर्म हो? तो इसकी 92 क्या है? परमाणु संख्या है, और 235 क्या है? इसमें परमाणु द्रव्यमान है। अगर कोई एक अल्फा किरण का उत्सर्जन कर रहा है, कोई भी पदार्थ कर रहा है, तो अगर की परमाणु संख्या ए है और बोल रहा हूँ कि 2 आयनिक हीलियम अणुओं की बनी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या में कितनी की कमी हो जाएगी? 2 की। और इसके परमाणु द्रव्यमान या भार में कमी किसकी हो जाएगी? बोलिए यहाँ से 2 की, 4 की। तो यह हो जाएगा यूरेनियम, और 2 घटा दें अगर, तो 90, एक समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, 90 और 235 में से 4 जाएगा तो 200 क्या होगा? 31 हो जाएगा। कंफर्म हो? समझ गया? तो द्वि आयनिक हीलियम अणुओं के अल्फा किरणें बनी होती हैं। अल्फा किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है। कितने भाग होता है? 1/10 भाग होता है। कंफर्म हो गया हो? और अल्फा किरणों की आयनन जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक मतलब बीटा और गामा किरणों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन इसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है।
यही कारण है कि अल्फा किरण बीटा और गामा किरण की तुलना में कम हानिकारक होती है। हो गया है। अब मैं आ रहा हूँ बीटा किरणों के गुण में। तो बीटा किरण जो होता है, इस समान गुण जाने रहो कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, एक प्रकार का अदृश्य किरणें होती हैं, और बीटा किरणें जो होती हैं वो ऋण आवेशित होती हैं। कैसे आवेशित? ऋण आवेशित किरणें होती हैं, ऋण आवेशित किरणें होती हैं। कभी कभी मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्जाम में यह क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है कि मान लो कि कोई अभी यूरेनियम का एक ऐसे ही हम उदाहरण दे रहे हैं, समान परिभाषा दे रहे हैं, जैसे यूरेनियम 235 है और एक बीटा किरण का उत्सर्जन हो रहा है, माइनस कर रहे हैं, बीटा किरण निकल रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो देखो ये ऋणात्मक होता है, इसमें द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो हो जाएगा ना, एक है तो यहाँ माइनस अगर एक कर दे, क्योंकि ऋण आवेश, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 92 एक हो जाएगा 93, और ये 200 कितना हो जाएगा 35, ये कैंसिल, यहाँ 2 और 4 का बनेगा। बीटा किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का लगभग 99% होता है। कितने प्रतिशत होता है बच्चों? 99% होता है, यानी प्रकाश के वेग का थोड़ा सा कम होता है। बीटा किरण की जो आयनन क्षमता होती है वो अल्फा किरण से कम होती है, जबकि गामा किरण से अधिक होती है। यही कारण है कि बीटा किरण की जो भेदन क्षमता होती है वो अल्फा किरण से अधिक, जबकि गामा किरण से कम होती है। यही कारण है कि बीटा किरण अल्फा किरण से अधिक हानिकारक होती है, जबकि गामा किरण से कम हानिकारक होती है। अब आ रहा हूं मैं किस किरण के बारे में? गामा किरण के बारे में। गामा किरण पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं पाया जाता है, किसी तरह का कोई आवेश नहीं पाया जाता है, आवेशहीन होता है। अगर किसी पदार्थ से गामा किरण का उत्सर्जन कर दिया जाए, गामा किरण का उत्सर्जन कर दिया जाए, तो न इसकी परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन होगा, न इसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होगा। यानी गामा किरण का उत्सर्जन हो रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह होगा सेम चीज रह जाएगा। कन्फर्म हो? तो तीनों का उत्सर्जन थोड़ा सा देख लेना। अब गामा किरण का जो वेग होता है ना, वो प्रकाश के वेग का लगभग 99.9% होता है, यानी लगभग बराबर होता है। थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। देखो बच्चों, अगर कहा जाए कि सबसे अधिक वेग किसका होता है, तो अभी तक जितने भी शोध हुए हैं ना, उसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। किसी का वेग प्रकाश के वेग से कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन कभी प्रकाश के वेग से किसी भी का किरण हो या कोई भी हो, तरंगदैर्घ्य हो, किसी का वेग अधिक नहीं हो सकता है। यह न्यूटन का खोज है। अब गामा किरण की जो आयनन क्षमता होती है सबसे कम होती है और भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसीलिए जो गामा किरण होती है ना, वो गामा किरण जो होती है सबसे अधिक हानिकारक होता है। कौन किरण? गामा किरण सबसे अधिक क्या होता है? हानिकारक होता है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक हानिकारक कौन है अल्फा बीटा गामा में, तो गामा, बाकी चीज जान रहा है, अल्फा धन आवेशित, बीटा ऋण आवेशित, और गामा किरणों में किसी तरह का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। और आजकल कैंसर जैसे घातक इलाज में जानते हो, जो चीज कभी कभी हानिकारक होता है ना, उसका हम लोग सकारात्मक प्रयोग भी कर लेते हैं। तो आजकल गामा किरणों का प्रयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाने लगा है, जिस क्रिया को हम लोग रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी विधि कहा जाता है, कैंसर का एक प्रमुख विधि होता है रेडियोथेरेपी विधि। तो रेडियो एक्टिविटी किरणों का खोज बैकग्राउंड कन्फर्म रहोगे। 1896 में 1903 में इन्हों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। अगले क्लास में मैं कुछ और बताऊंगा। जय हिंद।